राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। और कैसे हैं भाई साहब? सब लोग कैसे हैं? जय महाकाल। मेन गुप्ता, जय महाकाल। बताओ भाई, लिख के बताओ कैसे हैं सब लोग? सर इन्फिनिटी पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब से डिफाइन करेंगे? इन्फिनिटी पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बढ़िया, ठीक है, ऑल ओके, वी आर फाइन, बेस्ट, ठीक है सर, बढ़िया। आप बताओ। बस अपना भी सब बढ़िया है, बस तुम लोगों को देखे बिना बहुत दिन निकल गए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है, बट ठीक है, न्यू लाइफ स्टाइल है, अच्छा है, बस कट रही है सर। टेलीग्राम लिंक ओपन होते हैं बेटा, आपके पर्टिकुलर कुछ केस होगा इसलिए शायद नहीं हो रहा होगा। आप चेक करो फिर से अपने गैजेट को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अच्छे से काम कर रहे हैं सारे कुछ। देखिए, हो सकता है टेलीग्राम लिंक डाउनलोड कीजिए। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जिनका टेलीग्राम लिंक नहीं खुल रहा है उनको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम लिंक आप ना खोलते हुए ज़्यादा बेटर क्या है कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए मैथ्स न्यूक्लियस एंथ्यूज ऐसा करके कुछ, तो मेरे ख्याल से खुल जाएगा, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सर्च मार लीजिए, न्यूक्लियस के नाम से मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया, अगर उसको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा तो शायद खुल जाएगा, ठीक है ना। जय जय महादेव बीपी सिंह जी, जय महादेव। मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे से ही हैं और सब लोग अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन सर न्यूक्लियस कब खुलेगा? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। न्यूक्लियस कब खुलेगा, लेकिन जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश होगा उसके हिसाब से ही खुलेगा। यहाँ पे किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है, ठीक है ना, कि हम खोल के बैठे लेकिन उसके बावजूद हो सकता हो लोग ना आए तो इसलिए अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ही खुलेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। जय श्री राम। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने नाम क्या है ऐप पे, नाम वही मैथ्स डालिएगा, मैथ्स न्यूक्लियस करके अपने आप ही आ जाएगा। आपकी याद आ रही है, आप लोगों की बहुत याद आ रही है, आप लोगों को देखने से बहुत बार एनर्जी मिलती है, बहुत बार क्या हमेशा ही मिलती है, जो अब शायद इस कैमरे को देख के उतनी नहीं मिलती है, हाँ, लेकिन आपको आपके चैट्स को पढ़ के जरूर मिलती है वो एनर्जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपसे और मेरा जो जुड़ाव है वो चैट के माध्यम से ही हो पा रहा है। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि आप जो अभी अपना टाइम है वो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि होमवर्क हो सकता हो अभी कम भी आ रहा हो, ठीक है ना, तो होमवर्क कम आ रहा हो तो आप इतना उस चीज़ को वैसे नहीं रखिए जैसे आप यहाँ पे रख रहे हो कि यार होमवर्क करते थे तो होमवर्क करते थे तो उसी में से टाइम निकल जाता था और पुरानी चीज़ें रिवाइज करने का समय नहीं मिलता था। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि कोशिश यही कीजिए कि हो सकता हो मैथ्स का होमवर्क, समझ में आया क्या, कम भी मिल रहा हो तो आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने पे जोर दीजिए। मतलब कुल मिला के अपने समय को मत खराब कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि स्थितियां जब विपरीत होती हैं तभी आपके अंदर कितना स्टैमिना है, आपके अंदर कितना मेटल है, ठीक है ना, वही सब चेक होता है, ठीक है। तो अभी हो सकता हो कि ऐसा कोई एनवायरनमेंट, जैसे हम यहाँ पे भी रहते हैं तो बहुत बार एनवायरनमेंट जो है वो हमसे पढ़ाई करवा देता है। एनवायरनमेंट कैसे पढ़ाई कर देता है, एनवायरनमेंट का कैसे योगदान होता है हमारी पढ़ाई में, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि उसको देखते हुए बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, टीचर से डेली मिलना होता है और उनकी बातें सुनना होता है, तो बहुत बार हम वो सारी चीज़ें जो हम बहुत बार नहीं भी सोच पाते कि ये मैं कर पाऊंगा क्या, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता है, एनवायरनमेंट में ऐसी शक्ति होती है कि फिर उसके हिसाब से काम होने लगता है। तो अभी हो सकता हो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं हो, सब लोग अलग अलग अपने अपने घरों में हैं,
लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप अगर, ठीक है ना, ये सोचते हुए पढ़ाई करें कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ना है और आगे फ्यूचर बनाना है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचिए कि बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग ही पढ़ रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। लॉकडाउन कभी भी खुले, क्योंकि लॉकडाउन खुलना बेटा हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। हाँ, हमारे हाथ में एक चीज है, प्रेयर्स, कि हम प्रेयर्स कर सकते हैं, हम भगवान से इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो भी महामारी है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर उस सिचुएशन में फिर चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होंगी और फिर उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। समझ में आ गया? तो हम लोग को बस एक ही चीज कर सकते हैं, एक तो प्रेयर्स करें कि भाई ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म हो, और दूसरी चीज की हम अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छा ध्यान रखें। होमवर्क इन केस अगर ज्यादा नहीं भी मिलता है तो घर पे ऐसा नहीं शो कीजिए कि भाई होमवर्क ही नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको भी पता है कि अगर मैं पुरानी चीजों को उलटना चालू करूं, लेकिन उसके लिए एनर्जी कहां से आएगा? उसके लिए एनर्जी आपके दिमाग से ही आएगा। आपको खुद अपने आप को कॉन्शियस करना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। क्लास 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्लास 12 में बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। क्लास 12 में सबसे पहला हर्डल जो आता था एनटीए का आता था, जो जनरली जनवरी में होता था, लेकिन अब शायद ये जो चीजें चल रही हैं हो सकता है वो पोस्टपोन्ड हो, लेकिन वो हमारे दिमाग में इतना नहीं घर करना चाहिए। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एग्जाम तो होगा ही होगा, बोर्ड का भी एग्जामिनेशन होता है, जे एडवांस का भी एग्जामिनेशन होता है। तो आगे चल के फ्यूचर में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बहुत सारी चीजें पुरानी कर पाए। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अभी जो टाइम मिल रहा है प्लीज 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 इसको वेस्ट मत कीजिए, उसको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपन यूटिलाइज करने की कोशिश करें। हम जितना इसको यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। किसी को लग रहा होगा कि सर नए वाले जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं ऑनलाइन में ये बहुत स्लो चल रहे हैं। मान लिया स्लो चल रहे हैं, मान लिया स्लो चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम अपनी पढ़ाई की यूटिलाइजेशन को छोड़ दें? नहीं, अगर ये स्लो चल भी रहे हैं तो उसके बावजूद हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है उसको हम पुराने टॉपिक को डिवोट कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये जो टाइम यूटिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा आदमी को ध्यान रखना चाहिए। समय कैसा भी हो, अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आप अल्टीमेटली सब चीजें गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एनर्जी आईआईटी के लाइफ का सोच के आता है, तो बिल्कुल आप आईआईटी की लाइफ के बारे में सोचिए। ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज एक बार नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज की बात करें तो कम से कम 2 बार होती है, कम से कम 2 बार। सबसे पहले आपके दिमाग में उस चीज का विजुअलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो विजुअलाइजेशन करना इज वेरी 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 नेसेसरी। आप विजुअलाइज कीजिए चीजों को और उसी से हो सकता हो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहली चीज है कि आप अपने स्केड्यूल को अच्छी तरीके से स्ट्रांग रखिए। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन वाली चीजों को भी अपने स्केड्यूल में रखें। स्केड्यूल बना के पढ़ें, स्केड्यूल बना के पढ़ेंगे तभी आपकी एनर्जी जो है अच्छी रहेगी और उस तरीके से ही काम करने में फायदा होगा। ठीक है, तो ये तो रही बात कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे। अभी हमको आगे बढ़ के जो भी डिस्कशन वाला पार्ट था वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो होमवर्क था उसमें सबसे पहले शायद डीपीपी था, डीपीपी नंबर 2, राइट, डीपीपी नंबर 2। जिनके पास भी शीट वगैरह इस तरह की चीजों की दिक्कत है वो अपने फ्रेंड से चाहे तो फोन पे फोटो खिंचवा के भिजवा सकते हैं। ठीक है ना, तो शायद डीपीपी नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे, डीपीपी नंबर 2 हमारा डिस्कशन का पार्ट था, राइट। हाँ, और डीपीपी नंबर 3 शायद होमवर्क में दिया था। अगर नहीं भी दिया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, मतलब वो होमवर्क का पार्ट ही है। शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ा गलत बोल दिया था। नोट्स नहीं लाए तो बेटा फोटो खिंचवा के अपने फ्रेंड से मंगवा लीजिए, इंटरनेट की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि नोट्स हमारे पास होते नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं डीपीपी 2 के डिस्कशन से। आंसर्स डीपीपी 2 के दिए हुए हैं शायद, मेरे ख्याल से हाँ आंसर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग डीपीपी 2 का डिस्कशन चालू कर रहे हैं। ध्यान रखें हम किसका डिस्कशन चल रहे हैं, डीपीपी 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताएंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी बच्चे को पूछना है तो जल्दी बताएं। एक क्वेश्चन नंबर 4 आया है शायद,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट ए बी सी There are 3 points A 0 0 B 2, 4 और C है 4, 11 with the vertices of triangle ABC. The point is P such that area of the triangle PAB, PBC and PC are equal, then the coordinates of P can be. देखेंगे, समझते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्लास 11th में आप लोग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होते ही सिखाया जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये डीपीपीज भी रिवीजन का एक माध्यम है। अगर आपको ये सारी चीजें लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं तो आप देखें अपने क्लास नोट्स को, सारी चीजें उसमें सिखाई गई हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट P है जो इस ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपको पता होगा कि कितने टोटल पॉइंट्स आते हैं, 4। एक तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा, ट्रायंगल के अंदर आएगा तो ये कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड वाला पॉइंट। सेंट्रोइड वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि इस ट्रायंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे ख्याल सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। पीएबी, पीबीसी और पीसीए का एरिया इसमें क्या होता है, सेम। अगर ये सेंट्रॉइड है तो P का कोऑर्डिनेट इस केस में 4 + 2 6 + 0/3 और इसी तरीके से 15/3, तो दैट इज गोइंग टू बी 2, 5। ऐसे ही एक पॉइंट हम इधर की साइड, एक पॉइंट इधर की साइड और एक पॉइंट इधर की साइड ढूंढ सकते हैं। हम लोग बोले कि देख सकते हो कि अगर कोई पॉइंट है मान लो और P' बोल देते हैं फॉर द टाइमिंग, या P ही बोलो, ठीक है ना, P ही पॉइंट निकाल लें। जो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इन तीनों ट्रायंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। तो देख लेते हैं कैसे कर रहा है। देख लेना ध्यान से। जैसे हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं कि ये क्या बन जाए, पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। फिर से बोल रहा हूं कि P पॉइंट का सिलेक्शन कैसा है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको, पैरेललोग्राम। समझ में आएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो लेट अस कैलकुलेट द एरियाज, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट अस एज्यूम एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB टू बी डेल्टा, और जो भी है Δ1 मान लो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB ये वाला डेल्टा, तो ये भी एरिया सेम हो जाएगा PAC, ये भी क्या हो जाएगा, Δ1। नहीं, अगर मैंने PAB का एरिया Δ1 माना तो PAC का भी एरिया कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, Δ1। अच्छा, अब मैं समझता हूं कि ये सबको समझ में आ रहा है Δ1 है और ये चीज हम लोगों ने पैरेललोग्राम मानी है, तो ऑब्वियसली आती है बाइसेक्ट कर रहा होगा। बाइसेक्ट करेगा तो ये भी Δ1/2 होगा और ये भी Δ1/2 होगा। समझना ध्यान से कि इस टोटल का मैंने एरिया माना है Δ1 और इसका Δ1 क्यों हो गया, क्योंकि ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, तो ये सेम एरियाज आ रहे होंगे। फर्दर मैंने इसको Δ1/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये वाली लाइन एज अ मीडियन काम कर रही होगी, ये वाली लाइन एज अ मीडियन काम कर रही होगी, तो ये इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी क्या हो जाएगा, Δ1/2, क्या हो जाएगा, Δ1/2। तो अब आप देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PBC, तो PBC का एरिया फिर से आप निकालिए, तो दैट इज Δ1/2 प्लस Δ1/2। फिर से देखना, PBC का एरिया Δ1/2 प्लस Δ1/2, दैट इज अगेन गोइंग टू बी Δ1। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PBC इज आल्सो Δ1। तो ऐसा ही पॉइंट P चाहिए था ना जो इसको 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे, जो इसको 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दे। तो एक पॉइंट ऐसा और मिल गया। हम लोग बोल सकते हैं कि इधर ये यूनिक पॉइंट होगा, उसके लिए आप कोई भी रैंडम पॉइंट P1 लेकर, और अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन वाले तरीके से बढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि P और P1 को क्या होना पड़ेगा, सेम। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट इधर की साइड ही मिलेगा, नहीं, एक पॉइंट इधर की साइड ही मिलेगा और एक पॉइंट इधर की साइड ही मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस केस में जो ये बनेगा, एक P इधर आएगा
और ये मेरे ख्याल से क्लियर है, इधर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो 3 चॉइसेस पी की और हो गई, एक इधर एक इधर एक इधर। ये पॉइंट निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया कि नहीं? कितना हो गया? 4 + 2 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 3। 11 + 4 15 और 15 कितना? 2। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 6,15। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 6,15। ऐसे ही मेरे ख्याल से आप देख सकते हो क्या कि P और ये वाला P भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल समझ में आ गया ना? जैसे इस पॉइंट P को निकाला है वैसे इस पॉइंट को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे इस पॉइंट को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फिर से ये देख लीजिए क्या है, पैरेललोग्राम, और इसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये यहां बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,2 और उसके हिसाब से फिर आप ये वाला पॉइंट P भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा कोई सवाल है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे एनी क्वेश्चन? 3 भी कुछ बच्चों ने लिखा है। 3 मेरे ख्याल से काफी सिंपल सवाल है, आप इसमें अज्यूम कर लीजिए जो मीन्स हैं, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यूज कीजिएगा कॉन्सेप्ट की, दैट इज कांस्टेंट, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, वो सब सेम होंगे। 5 के आगे भी नहीं बोले, अभी सिर्फ 5 तक का बोले, ठीक है ना? थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन रहे, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी। टिल 5 और कोई पूछना हो? 6,06,686, इतने सवाल नहीं है इसमें। कुछ बच्चों का शायद 5 नंबर भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 5 नंबर तो काफी सिंपल सा सवाल है। आप देखिए a = लिखा हुआ है 8 - b, सो a + b = 8, और ऐसे ही लिखा हुआ है c² = ab - 16, और abc रियल है, तो ab = क्या हो जाएगा? c² + 16। तो आप दोनों चीज समझ चुके होंगे कि पहले वाले से हम लोगों ने a + b का यूज कर लिया और दूसरे वाले से ab निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब अगर हम एक क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या माने? a और b। हम एक क्वाड्रेटिक के, ये बफर हो रहा है क्या? हम एक क्वाड्रेटिक के, फिर से बोल रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया कि पहली और दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, सही है? तो यहां से सम ऑफ रूट्स आ गया 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 10। तो हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या लेते हैं बच्चों? a और b। तो अगर a और b लोगे तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? देख लो, a + b is 8, तो सम ऑफ रूट्स इज 8, तो दिस इज x² - 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख सकते हो कितना आएगा? c² + 16। किसी को नहीं समझ में आया हो तो ये इक्वेशन में फिर से आपको बता देता हूं कैसे लिखा गया है कि a और b को एक इक्वेशन के रूट्स माने गए हैं जिसका सम ऑफ रूट्स 8 है, और प्रोडक्ट माना गया है जिसका a और b रूट्स माने गए जिसका प्रोडक्ट क्या है? c² + 16। तो द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इज दिस, इसके रूट्स a और b है। क्वेश्चन में एक कंडीशन और है कि a b c सब कैसे हैं? रियल नंबर्स। तो a और b अगर रियल नंबर हैं तो इस क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट्स हो गए ना भाई। अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हो गए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कैसे? क्योंकि a और b रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लिखो 64 - 4 टाइम्स c² + 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आप जब लिखोगे तो -4c² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट गिव्स यू c² लेस देन इक्वल टू 0। c भी रियल है, तो क्या कोई रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? आंसर इज नो। लेस देन 0 कभी भी नहीं हो सकता है स्क्वायर। हमेशा इसमें से अगर हमको कोई पिक करना पड़े तो हम लोग एक ही चीज पिक कर सकते हैं, क्या? c = 0। ये समझ में आया? c = 0 कैसे आया बच्चों? c² लेस देन इक्वल टू 0, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि c हैज टू बी व्हाट? 0। ठीक है, तो c 0 हो गया। c 0 होते ही आपको
ए बी 16 और a प्लस बी 8 आ गया, तो इससे आप a और b दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से सारे बच्चे लिख रहे हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। gx के बारे में क्या बोल रहा है कि gx इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x बिलोंगिंग टू क्लोज जीरो से क्लोज इन्फिनिटी। तो gx बहुत क्लियर है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। क्या होने वाला है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। और कहां से कहां तक के बीच में होने वाला है? जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच में। और उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा है एफ के। लेट अस सी दिस। एफ के इक्वल्स सिग्मा के स्क्वायर प्लस 1 से k प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया आपका k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? सिग्मा r लिखा हुआ है शायद। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा r। और k इज, देखते हैं कैसे करना है। सारे डेटा दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से दिमाग में एक चीज आ रही है कि हम इस fk को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? fk को। fk को निकालना आसान है एक्चुअली। आप देखेंगे तो ये समीशन क्या लिखा हुआ है? r की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1। k नेचुरल नंबर है तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा, वट एवर बी द नेचुरल नंबर। ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई क्या होगा? एक नेचुरल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ही तो चलता है ना। आपको बताया गया होगा नहीं कि हम लोग बोले सिग्मा r इक्वल टू 1 से 10 लिखते हो, तो r इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी बीच में आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं उस सबको यूज करते हैं। ठीक है ना। तो k स्क्वायर प्लस 1 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा? k स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद वाला k स्क्वायर प्लस 3। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले r इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 इनिशियल वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू k स्क्वायर प्लस 3, और इस तरीके से लास्ट में कौन सी वैल्यू आएगी? k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या आएगा? 2k। समझ में आ रहा है क्या? कहां तक आएगा? k स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या आएगा? 2k। अब इसको अगर आप सोचो कि टोटल टर्म्स कितने हैं, तो आप देखो ना, फील लो, k स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2 और k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। तो आप देख सकते हो कि एक k स्क्वायर का टर्म चल रहा है हर एक ब्रैकेट में, और दूसरा 1 2 3 टिल कहां तक चल रहा है? 2k प्लस 1। तो k स्क्वायर वाले कितनी बार आए हैं? k स्क्वायर वाले अगर मैं पूछूं कितनी बार आए हैं, तो ऑफ कोर्स कितने ब्रैकेट्स यहां पे दिख रहे हैं? 1 2 3 टिल 2k प्लस 1। तो हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर? 2k प्लस 1। तो k स्क्वायर वाला कितनी बार आया होगा? 2k प्लस 1। तो इस सब में आप ऐसे लिख सकते हो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और फिर 1 से लेके 2k प्लस 1 तक का सम। तो आपको यह भी सिखाया गया होगा कि 1 2 3 टिल कहां तक है? 2k प्लस 1। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल टर्म्स तो 2k प्लस 1 हो गए नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? n इंटू एन प्लस 1, 2k प्लस 1 इंटू n हो गए, और n प्लस 1 मतलब 2k प्लस 2 और अपॉन 2। तो मेरे ख्याल से यहां से जो बन के दिख रहा है मुझे, एक तो k स्क्वायर इंटू 2k प्लस 1 और प्लस 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। देख लो एक बार,
तो यहां से 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है और अंदर कितना बचेगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है। और यहां से अगर आप fx निकालिएगा तो fk अगर ये आ गया तो fx आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो दिस विल बिकम ये 2x प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो आपके पास gx आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके आगे मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व करने का कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल हो तो बताएं बच्चों, टिल 10, टिल क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चों ने 7 पूछा है, 7 में मैं सिंपल सा हिंट देके छोड़ रहा हूं, बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास सवाल नहीं है। इसी तरीके से जितने सवाल मैं बता रहा हूं ऐसा ही इजी है। बोला कंसीडर दिस इक्वेशन, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए बोल रहा हूं रिवाइज करो। रिवाइज करोगे, एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली सीखोगे, याद नहीं करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होंगी। देख लेना, अब बोला कंप्लीट रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ पी सो दैट इक्वेशन 1 हैज एटलीस्ट 3 रियल सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा कि 3 रियल सॉल्यूशन और 4 रियल सॉल्यूशन, दोनों चीजें हो सकती हैं। समझ में आया क्या? सुनना ध्यान से। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मॉड एक्स को इसमें टी मान लीजिए, मॉड एक्स को इसमें टी मानोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p इंटू टी प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें दो केसेस सोच सकते हैं, एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके 3 ही सॉल्यूशन हो और एक हो सकता है 4 सॉल्यूशन हो। मॉड एक्स को आपने टी माना है। अगर मैं बोलूं कि इसका एक रूट 0 है और एक पॉजिटिव है, मैं हिंट देके यहां पे छोड़ रहा हूं, अगर एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव है, टी की वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये किसका है ग्राफ, ये टी वाले क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, सही है क्या? तो अगर मैं टी वाले क्वाड्रेटिक का ग्राफ की बात करूं तो एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव है, तो जब यहां 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन आएगा, और जब यहां पॉजिटिव वाली वैल्यू रखोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2, यानी कि टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 3। और एटलीस्ट 3 का केस है, तो एक दूसरा केस बन सकता है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे हो जाएं? पॉजिटिव। इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे हो जाएं? पॉजिटिव। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो आप यहां से अगर t1 उठाते हो और यहां रखते हो तो भी x की 2 वैल्यूज आएंगी, और t2 भी रखते हो तब भी कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। तो टोटल वैल्यूज इसमें कितनी आ जाएंगी? 4। ठीक है, और कोई पूछना है तो बताएं। टिल क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़े। 8 भी बेटा वैसे ही करना है, ठीक है ना। थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप और उन सब में भी काम कीजिए। लास्ट क्लास में ही बोल रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी से समझदार हो जाएं। और कोई 12 तक किसी को कुछ पूछना है? एनीवन टिल क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़े। 12 कोई बच्चा बोल रहा है, 12 भी ये सब बोल रहा हूं कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। P alpha comma beta lies on 2x plus 3y plus 1 equal to 0 such that modulus of PA minus PB is और एक कोई लाइन है 2x plus 3y plus 1 equal to 0, ऐसा कुछ मान लिया अपन ने। अब बोला गया कि सच दैट, और P कोई पॉइंट है और A एंड B दिया हुआ है 2,0 और 0,2, तो एक पॉइंट है देख लो ध्यान से, ये दोनों फिक्स्ड हैं, A 2,0 और B 0,2, और P जो है इसके ऊपर मूव कर रहा है, और हम लोगों को क्या करना है?
ध्यान से देख लो, ये कोई पॉइंट P मान लिया मैंने, हम लोगों को क्या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, हाँ मैक्सिमाइज करना है, PA माइनस PB के मॉडुलस को क्या करना है, मैक्सिमाइज। फिर से आप एक बार समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, ये इस वाली लाइन पे दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये किस पे दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 पे। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और A और B ये दोनों फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करना है, क्लास में बताया जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग मैक्सिमाइज करने के लिए, अगर आपको याद हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि थर्ड साइड मतलब कौन सा, AB is greater than, फिर से बोल रहा हूं, AB is greater than the difference of the other two sides, that is PA minus PB का मॉड, ठीक है ना। तो थर्ड साइड इज ग्रेटर देन, लेकिन ये तो तब होगा ना जब ट्रायंगल बनेगा, लेकिन एक केस पॉसिबल हो सकता है कि ट्रायंगल ना बने, तो उस केस में इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है। ट्रायंगल ना बने यानी कि PA और B क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन, तो भी हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं इक्वालिटी क्या करेगा, होल्ड। तो AB तो फिक्स है ना, AB तो चेंज नहीं हो सकता, तो इसके हिसाब से मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB हमेशा लेस देन इक्वल टू AB हुआ, मतलब PA माइनस PB की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, AB। फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आई हैव यूज्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, तो थर्ड साइड लिख दिया था ग्रेटर मैंने। इक्वालिटी मैंने बोला कब पॉसिबल होगा, इक्वालिटी पॉसिबल होगा कब, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल ना बने, तो यानी कि PA माइनस PB का मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है, AB, और वो कब होगा जब ट्रायंगल ना बने, तो यानी कि PA और B कैसे हो, कॉलिनियर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट होगा, अभी डायग्राम से तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ P पॉइंट इस तरह का हो, चाहे इधर जाके काट रहा हो चाहे इधर जाके काट रहा हो, समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि PA और B कैसा हो गया, कॉलिनियर, PA और B कैसा हो गया, कॉलिनियर। तो यहां से आप अगर P निकालना चाहते हो तो क्या करो, AB की इक्वेशन लिख लो। AB की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और अगर हम बोल रहे हैं कि AB की इक्वेशन और उसको सॉल्व कर ले तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट P के, तो उसके आगे कर लोगे, ठीक है ना। तो हियर वी फिनिशेस आवर DPP। इलस्ट्रेशन में कुछ पूछना हो किसी बच्चे को वो बताएं। डू योरसेल्फ इलस्ट्रेशन में से किसी को कुछ पूछना हो, डू योरसेल्फ 4 सेकेंड क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने इलस्ट्रेशन 6 भी लिखा है, देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 6। लिमिट x is approaching infinity, x cube upon x cube plus 1 upon x square plus 1 माइनस ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 2। ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने क्लास में आप लोगों को लिया था। क्लास में क्या लिया था मैंने कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट अस सॉल्व दिस कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो इंफिनिटी जा रहा है, कैसे, ऊपर का पावर ज्यादा है, जब भी ऊपर का पावर ज्यादा हो पॉलिनोमियल में हम लोग बोल सकते हैं ये किधर की तरफ जा रहा होगा, इंफिनिटी, और ये वाला टर्म इंफिनिटी जा रहा है। ये जो माइनस b है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि x किधर भी जाए वो तो b ही रहेगा, समझ में आएगा, माइनस b ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे देखिए कि सिंस ये पार्ट फाइनाइट है माइनस b वाला, तो इसको मैंने हटा ही दिया, उधर ही रहने दिया, ठीक है ना।
क्योंकि x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे ये माइनस बी का माइनस बी रहेगा, ठीक है, और ये इंफिनिटी जा रहा है और ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो यहीं पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। अब एक चीज और सोचना ध्यान से कि यहीं से हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, a की वैल्यू अपन को समझना चाहिए पहले। यहां पे ज्यादा कमेंट से में कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, यहां पे पहले समझें और मेरे को भी फोकस करने दें। x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जा रहा है और ये वाली चीज जो है इसको ax को ध्यान से, या तो मैं यहां लिखता हूं पहले, फिर यहीं पर चेंज कर दूंगा मैं। देखना ये ऐसा है कुल मिला के। मैं यहां पे क्या कह रहा था कि लास्ट पार्ट से अपन को कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है इस लास्ट पार्ट से? क्योंकि इस लास्ट पार्ट में ये वाली चीज तो माइनस बी ही जा रही होगी, एक्स किधर भी जा रहा होगा। समझ में आया क्या? अब यहां देखना ये इंफिनिटी जा रहा है, इससे कन्विंस्ड है सब लोग, क्योंकि ऊपर का पावर ज्यादा है तो हाईएस्ट पावर अगर आप निकालते भी हो तो ऊपर जैसे आपने एक्स क्यूब निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इधर से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो क्या बचा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कट के ऊपर एक एक्स रह जाएगा, मतलब वो कहां जा रहा होगा? इंफिनिटी। समझ में आया क्या? और ये चीज देखना ax, इसको भी इंफिनिटी जाना पड़ेगा ax को, क्योंकि अगर समझना ax अगर माइनस इंफिनिटी चला गया, सोचना ध्यान से, ये इंफिनिटी जा रहा है, इस सबको क्लियर है? x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो ये टर्म इंफिनिटी जा रहा है, जो गोला लगाया है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कि अगर ये टर्म इंफिनिटी जा रहा है तो ही हम लोग बोल सकते हैं ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनेगा। लेकिन मान लो कि अगर a नेगेटिव हो गया, सुनना ध्यान से, a कैसा हो गया? नेगेटिव। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, a नेगेटिव हो गया और x इंफिनिटी जा रहा है तो ये माइनस इंफिनिटी चला गया, और यहां माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ये इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी बन गया, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी किधर जाएगा? इंफिनिटी। और माइनस बी करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर a, फिर से बोल रहा हूं, यानी कि अगर a नेगेटिव हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। a नेगेटिव हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि a को तो पहली चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। यानी हमारे फाइनल आंसर में a को हमेशा क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। a पॉजिटिव होगा तभी ये इंफिनिटी जाएगा, और ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनते हुए लिमिट शायद एग्जिस्ट कर जाए इस केस में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुनना, अब हम लोग अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया, देखना x² + 1, ठीक है, और ऊपर बनेगा x³ + 1 और माइनस ax टाइम्स x² + 1, तो ax टाइम्स x² + 1 कितना हो जाएगा? -ax³। देख लेना, और फिर कितना आएगा? -x। माइनस बी को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब आप एक चीज समझना कि लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, x² + 1 ऊपर जैसे आएगा 1 - a × x³ -ax, और फिर प्लस क्या आएगा? 1 -b। अब ध्यान से देख लो, अब मैंने क्या बोला कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो पहले ध्यान से देख लेना कि यहां से x² + 1 निकालोगे तो बाहर कौन सा आएगा? x²। हमने इस तरह का देख रखा है क्वेश्चन, इससे बाहर कौन आएगा? x²। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, और ऊपर से अगर आपने x³ निकाला, समझना ध्यान से, तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या हो गया? x³। तो x² कटेगा तो ऊपर x बच जाएगा, यानी ये इंफिनिटी जा रहा है। ध्यान से सुनना, ये किधर जा रहा है? इंफिनिटी। कैसे पता चला मुझे कि x² बाहर निकाला और इधर से x³ बाहर निकाला हाईएस्ट पावर, तो ऊपर 1 - a वाला टर्म बचेगा और बाहर x³ आ चुका है, और ये सब तो जीरो हो रहे होंगे, मेरे ख्याल से दिमाग में आ रहा होगा, और x², तो ऊपर x कटने के कारण ये लिमिट नहीं बचेगा। यानी इसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है कि x³ का टर्म ऊपर ना हो। x³ का टर्म ऊपर क्यों ना हो? क्योंकि अगर x³ का टर्म ऊपर है तो ये लिमिट इंफिनिटी ही जाएगा। अगर x³ का टर्म ऊपर है, फिर से बोल रहा हूं, तो ये लिमिट इंफिनिटी ही जाएगा। इसका मतलब x³ का टर्म ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर x³ का टर्म ऊपर नहीं होना चाहिए तो 1 - a को क्या होना पड़ेगा? 0। a = 1, जो कि हमारे इस एक्सपेक्टेशन को ही मीट आउट करता है कि a को क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। यानी कि a की वैल्यू 1 आ गई तो ये खत्म हो गया बच्चों।
अब अगर ये खत्म हो गया तो ऊपर की डिग्री कम है और नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू किधर जाएगी? 0। क्यों जाएगी लिमिटिंग वैल्यू 0? क्योंकि ऊपर से x निकलेगा और नीचे से x² निकलेगा, तो नीचे x बचेगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी ओवरऑल इसका लिमिट कितना आ रहा है? -b। और जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -2। तो a = 1 और b = क्या हो जाएगा? -2। और कोई पूछना है तो बताएंगे। ड्यूअल सेल्स वगैरह में ड्यूअल सेल 4 तक दिया था मैंने। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ड्यूअल सेल 4 का कोई फर्स्ट पार्ट लिख रहा है? बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए, n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है? n+2 और +1। अब अगर किसी को लग रहा हो ये कैसे लिखा है, तो यहां n+2 फैक्टोरियल था, उसको मैंने लिख दिया n+2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिख दिया? n+2 फैक्टोरियल, उसको मैंने क्या लिख दिया? n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? नीचे से भी आप n+1 फैक्टोरियल ले लीजिए, बचेगा क्या? n+2 माइनस कितना लिख दूं? 1। तो ये क्या? अब ये देख लो, n+3 अपॉन n+1, n कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से कुछ खास सवाल नहीं था। और कोई सवाल हो तो बताएंगे। ड्यूअल सेल 1 का C, 1 का H, ये सब शायद बताया हुआ है। 1 के C में लिमिट x इज अप्रोचिंग 2 fx = 2। आप देख सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि 2+ और 2- 2 पे नहीं देखना है, तो 2+ और 2- में हाइट किधर को जा रही है? 1 को। तो मेरे ख्याल से 1 के C पार्ट में ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है ना? और कोई ये तो बताएंगे। एक H भी लिख रहे हैं बच्चे, लिमिट x इज अप्रोचिंग C, fx एग्जिस्ट एट एवरी C बिलोंगिंग टू 1 2 3। तो आप ओपन 1 से ओपन 3 में कोई भी पॉइंट बोलिएगा, ठीक है ना? पॉइंट बोलना पड़ेगा। आप ये मत बोलिएगा कि 1+, 2+, वो पॉइंट्स नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स। तो 1 से 3 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से उस पर आपको लिमिट आता हुआ दिखेगा। इलस्ट्रेशन 3 इज रॉन्ग। अगर इलस्ट्रेशन 3 रॉन्ग है तो सब बच्चे एक बार रॉन्ग लिख के दिखा दो, हो सकता हो कुछ गड़बड़ हो गया हो। और अगर राइट है तो राइट लिख दें। इलस्ट्रेशन 3 किसी बच्चे का क्लेम है, वो गलत है, तो क्या ऐसा है? किसी को भी लग रहा हो इलस्ट्रेशन 3 गलत है तो बताएंगे। ड्यूअल सेल 8 का 3, भगवान जाने क्या पूछा। राइट है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे राइट लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे ने लिखा है उस चीज को देख ले एक बार। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्लास में 2-3 सवाल दिए गए थे, उस पे देख लेते हैं क्या है। तो आई होप हम लोगों ने सब सही किया है। तो जिस बच्चे ने भी लिखा है इलस्ट्रेशन 3 गलत है, वो चेक करें अपने कैलकुलेशन को, शायद उनमें कहीं उनके कैलकुलेशन या उनकी कहीं गलती हुई होगी। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अपन ने 3 सवाल दिया था। पहला था ये सवाल दिया था, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, क्यूब रूट ऑफ x³ + 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2x। द आंसर फॉर दिस इज होपफुली, मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद 2 था। दूसरा था लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, x+1, x+2, x+3 की पावर 1/3 - x। इसका भी आंसर क्या आया था? शायद 2। और
लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 ln sin 2x अपॉन ln sin x, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे इनमें से। टोटल क्वेश्चन 5 थे, और कौन से 2 सवाल थे भाई? और कौन से 2 सवाल थे, जल्दी बताएं। जल्दी बताएंगे तो स्टार्ट कर पाएंगे अपन। अच्छा, एक शायद ये था लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग पाई बाय 2, tan स्क्वायर एक्स इंटू समथिंग माइनस समथिंग, यही वाला ना। इसका भी आंसर आता है शायद, इसका आता है 1/12। और एक और था लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग -2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -12 अपॉन एक्स क्यू प्लस 8, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -12 अपॉन एक्स क्यू प्लस 8, इसका आंसर आएगा -12। देख लीजिए 1 to 5 में किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे। 1 to 5 में बताओ बच्चों, इनमें से कोई पूछना हो किसी को तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ रहे फिर। थर्ड आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, थर्ड देख लीजिए। थर्ड में हम लोग बोल रहे हैं क्या, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 ln sin 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, ln 2 sin x cos x अपॉन ln sin x। ln sin 2x को मैंने क्या लिख दिया, ln 2 sin x cos x। ध्यान से देख लीजिए, ln 2 sin x cos x अपॉन ln sin x। हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b। तो हम उसके हिसाब से अगर इसको लिखेंगे तो वी कैन राइट दिस एज लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, और मैं डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख रहा हूं, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखेंगे तो ln sin x प्लस ln 2 cos x। देख लो ध्यान से, जो मैंने लिखा है ln 2 sin x cos x को मैंने कैसे लिखा है, ln sin x और प्लस ln 2 cos x, और अपॉन कितना था, ln sin x। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ऊपर जो था ln 2 sin x cos x तो लिख दिया ln sin x और प्लस ln 2 cos x, और नीचे जो ln sin x था उसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसल आउट होके कितना मिला 1, ये कैंसल आउट होके कितना मिला 1। इधर वाला देखना, x अप्रोचिंग 0 पे ln 2 cos x में ये जो 2 cos x है ये तो 2 जा रहा है, समझना फिर से, x अप्रोचिंग 0 पे cos x 1 जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कहां जा रहा है ln 2, और ये वाली क्वांटिटी sin x 0 प्लस पे किधर जाएगी 0 प्लस, तो ln 0 प्लस कहां जा रहा होगा माइनस इंफिनिटी। अगर ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, अगर ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है और ये ln 2 जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कहां जा रही होगी 0, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1। और कोई सवाल पूछना है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हे भगवान, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखना, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स क्यू बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर क्यूब रूट है,
तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर से अगर एक्स क्यूब बाहर निकालोगे, बाहर क्यूब रेट है तो बाहर क्या आएगा x, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3/x, क्या बचेगा 1 प्लस 3/x, और उसकी पावर कितनी बचेगी 1/3। देख लो, और फिर से यहां से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो मॉड x आएगा, बट सिंस x पॉजिटिव है तो x ही रहेगा, और यहां क्या बनेगा 1 माइनस 2x की पावर क्या बन जाएगा हाफ। फिर से एक बार बतला दे रहा हूं कैसे लिखा है इसको। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर में से आप एक्स क्यूब बाहर निकालिए, एक्स क्यूब जैसे ही आप बाहर निकालिएगा तो अंदर क्या क्यूब रूट है तो बाहर तो x ही आएगा, और अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब निकल चुका है तो 1 प्लस 3/x की पावर 1/3। इधर से एक्स स्क्वायर निकाला तो बाहर तो क्या निकलेगा मॉड x, बाहर क्या निकलेगा मॉड x, और x सिंस इंफिनिटी यानी पॉजिटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा एज x, और इधर देख सकते हो 1 माइनस 2 अपॉन x की पावर हाफ। ओवरऑल देख सकते हो कि इससे x बाहर आ जाएगा, ओवरऑल क्या बाहर आ जाएगा x। अंदर देखना, अंदर इसमें हम लोग बाइनोमियल लगा रहे हैं, बाइनोमियल अपन को याद हो बाइनोमियल फॉर एनी फ्रैक्शन फॉर नेगेटिव इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स वाला जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। याद है क्या कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था 1 प्लस x की पावर n, जहां n अगर नेगेटिव इंटीजर हो या कोई भी फ्रैक्शन हो तो हम लोग बोलते थे क्या कि ये एक्सपेंड कब होगा, ये एक्सपेंड तभी होगा जब इधर की साइड 1 हो और इस x का जो मॉडुलस है वो लेस देन क्या हो 1। फिर से बता रहा हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, दूसरे पार्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है तब भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने 1 प्लस nx बोला है, उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द एक्सपेंशन वाज लाइक दिस 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल कहां तक जाता था इंफिनिटी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को याद होगा, नहीं याद है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार रिवीजन करने के लिए। अब देखना x मैंने दोनों से कॉमन निकाल लिया, यहां 1 प्लस 3/x है तो इधर तो दिख रहा है कि 1 हो गया 3/x। क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा है? आंसर इज यस, क्योंकि अगर x इंफिनिटी जा रहा है तो 3/x किधर जा रहा है 0, तो यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली 1 से तो क्या है छोटा। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो देखना इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो 1 प्लस nx, तो n की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू अभी क्या है 3/x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 9/x स्क्वायर, और इस तरीके से ये कहां तक जाएगा इंफिनिटी और माइनस। ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि जहां भी ध्यान नहीं दिया उसके आगे फिर नहीं समझ में आएगा, फिर बोलोगे सर दोहरा दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना, फिर वो वीडियो रिपीट करना पड़ेगा आपको। देखना ध्यान से, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस n दैट इज 1/3 इंटू 3/x n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x स्क्वायर की जगह यहां 3/x यानी कि 9/x स्क्वायर। इधर देखिएगा x कॉमन जा चुका है बाहर तो इसका भी एक्सपेंशन 1 nx लिखोगे तो हाफ इंटू माइनस 2/x प्लस क्या आएगा बच्चों n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। देख लो एक बार ध्यान से सब लोग, तो मैंने इसको भी एक्सपेंड कर दिया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, x बाहर निकाल दिया। अब आप एक चीज समझना कि ये जो 1 है और ये -1 है तो ये ब्रैकेट ओपन होते हुए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके आगे क्या कहानी आएगी, अब इसके आगे क्या कहानी आएगी देखना ध्यान से, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, लिमिट x इंटू, ध्यान से देखते रहिएगा, ये 1 और ये -1 कट गया, यहां बचा आपका 1/x सेकेंड टर्म 1/x, और यहां माइनस और माइनस, देखना ध्यान से, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस,
और ये भी 1/x, तो 1/x प्लस 1/x कितना हो गया 2/x, कितना हो गया 2/x। इसके बाद वाला देखना है, इसके बाद वाला ये कोई कॉफिशिएंट आएगा और यहां से ये भी कोई कॉफिशिएंट आएगा, ठीक है। इसको चाहो तो तुम कैलकुलेट कर लो, घर में बैठे हुए हो तो निकाल सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है, समझना। दिस इज सम कॉफिशिएंट इनटू 1/x² माइनस सम कॉफिशिएंट इनटू 1/x², तो दैट विल बिकम सम कॉफिशिएंट इनटू 1/x²। ये समझ में आ रहा है कि यहां पे कुछ वैल्यू देगा इनटू 1/x² आएगा, माइनस करोगे इसका साथ कुछ वैल्यू इनटू 1/x², तो अल्टीमेटली दिस इनटू 1/x², और ये ऐसे चलता जाएगा। अब अगर इस x को आपने अंदर ले गए तो ये क्या बचा, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, और x जैसे ही अंदर जाएगा तो पहला टर्म क्या हो गया 2, दूसरा टर्म देखना, दूसरा टर्म इज सम कॉफिशिएंट इनटू 1/x एंड सो ऑन। ये सो ऑन में समझ में आ रहा है क्या होगा, इस सब में 1/x 1/x², 1/x³ इस तरह के टर्म बनते जाएंगे, यानी कि आप x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे ये 0, इसके अगले वाला टर्म 0, और ये सारे टर्म्स क्या होते जाएंगे 0, तो अल्टीमेटली इधर सब 0 जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी 2 को। और कोई पूछना है तो बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 सारे ही हो गए फिर तो। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ खास नहीं है, फिर से बाइनोमियल लगा लो आप। देखना, लिमिट इज x अप्रोचिंग इंफिनिटी, इसमें हिंट देके छोड़ रहा हूं, आप लोग कीजिए। देखना यहां पे आ जाएगा x + 1 x + 2 x + 3 दैट इज x³ प्लस 6x² प्लस 11x + 6 की पावर 1/3 माइनस x। देख लो ध्यान से। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज नाउ लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, इससे आप x³ बाहर निकालिए तो पावर 1/3 है, इससे x³ बाहर निकालिएगा तो पावर 1/3 है, तो बाहर क्या आ जाएगा x, और माइनस x कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली x कॉमन आ जाएगा। अंदर देखना क्या बचेगा 1 प्लस 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³ की पावर 1/3 और -1। ये समझ में आ गया तो बताओ। हम लोगों ने क्या किया, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 को लिख दिया x³ प्लस 6x² प्लस 11x + 6 और उसकी पावर 1/3 और माइनस क्या था x। इधर से हमने x³ निकाल लिया तो बाहर क्या बचा आपका x, बाहर क्या बचा x, अंदर क्या बचेगा x³ की जगह 1, फिर 6/x, फिर 11/x², फिर 6/x³, और इस पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है 1/3, और ये -1 कैसे हुआ, क्योंकि इधर से x³ का जो x आया था और इधर से x मैंने बाहर निकाल लिया। इसको सिंगल टर्म मानते हुए बाइनोमियली एक्सपेंड कर दें। इसको क्या मान लीजिए y, इसको क्या मान लीजिए y, और 1 + y की पावर 1/3 जो है उसको बाइनोमियली आप एक्सपेंड कीजिएगा तो अपने आप मेरे ख्याल से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और कोई सवाल है तो बताएं। इसके आगे बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए, बन जाएगा। फोर और 5 में बस 2 ही बचे हैं। हाँ 4 में मेरे ख्याल से रेशनलाइजेशन से आगे बढ़िए, रेशनलाइज कीजिएगा आप सीधा सीधा। tan² x को sin² x/cos² x लिख लीजिए, और नीचे जब रेशनलाइजेशन का लिखोगे तो जो टर्म है √2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4 और प्लस √√ sin² x
प्लस 6 sin x और प्लस 2, यही था शायद, देख लो ध्यान से। तो हम लोग बोले रेशनलाइज करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। अभी देख लेना, tan कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए जो मैं बतला रहा हूं, tan स्क्वायर एक्स को लिखिए sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको रेशनलाइज कर लिया। ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा, तो sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2, तो उसके दो फैक्टर आएंगे, एक तो sin x माइनस 1 और दूसरा आएगा sin x माइनस 2। अब कुछ नहीं है, ये जो cos स्क्वायर एक्स नीचे वाले लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स नीचे वाले लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके दो फैक्टर आएंगे बच्चों, क्या क्या? 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इनके दो फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो ये जो 1 माइनस साइन एक्स वाला फैक्टर ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इसी के कारण इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना था। इसी के कारण क्या बना था? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब आप देख लो, सॉल्व हो गया। x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे 1 नहीं, ये -1, और यहां x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे ये भी 1 माइनस 2 -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। नीचे देख लो एक बार, ये x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे ये 2, और ये 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो दिस विल बिकम 1/12। और 5 वाला क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको एलसीएम लेना है, ठीक है? तो एलसीएम सही सही लीजिए और उसके बाद फैक्टराइजेशन कीजिएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक स्टैंडर्ड लिमिट लिखा था, क्या? लिमिट x इज अप्रोचिंग a स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। यू कैन यूज दिस स्टैंडर्ड लिमिट। अनिल पिपारा ने लिखा है कि सर अब पढ़ाओ। बेटा अभी तक भी पढ़ा रहा था। अगर आप टीचर की इस अहमियत को नहीं सीख पाए हैं तो बहुत गलत है, ठीक है ना? तो भगवान आपको ब्लेस करे कि अगर आपको लग रहा था इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा था जो वो बेकार था, तो मतलब आई एम रियली मतलब हैप्पी कि आपको ये समझ में आया अच्छी तरीके से। थैंक यू अनिल पिपारे जी। अब पढ़ाओ। अभी तक भी पढ़ा ही रहा था। मतलब क्वेश्चंस आर आल्सो अ वे टू टीच लेसन। समझ में आ गया? क्योंकि आप जहां फंसते हो वो एक्चुअली क्वेश्चंस ही होते हैं। आप जितने डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस करके रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? तो अगर किसी को लगता है कि शीट करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ पढ़ाई, शीट करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ पढ़ाई, क्वेश्चंस करना पार्ट ऑफ पढ़ाई नहीं है, या टीचर जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है तो पढ़ाई का पार्ट नहीं है, तो गलत सोच रहा है आईटी के हिसाब से। ये सब पढ़ाई का ही पार्ट है, ठीक है अनिल पिपारे जी? तो ध्यान रखिए कमेंट करते वक्त कि टीचर आपकी बातों से आहत ना हो। देखिए यहां पे लिमिट x इज अप्रोचिंग a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये स्टैंडर्ड लिमिट में मैंने क्या बोला था कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिमिट? n इंटू a की पावर n माइनस 1, n इंटू a की पावर n माइनस 1। समझ में आया क्या? इसको अपन देख सकते हैं कैसे आएगा। कैसे आएगा? तो हम लोग बोले बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो एक चीज कि x की पावर n माइनस a की पावर n, x वेरिएबल है। पहली चीज यहां फोकस कीजिएगा, x वेरिएबल है, ठीक है? आगे चल के और भी ऐसी शक्ल के आएंगे, इसी तरह की शक्ल के आएंगे, लेकिन शक्ल सेम होने से ऐसा नहीं सोचिएगा कि इंसान भी सेम है या मटेरियल भी सेम है। हो सकता है शक्ल एक जैसी हो लेकिन दोनों जगह फर्क बहुत ज्यादा हो। यहां पे सबसे पहली चीज आप समझिएगा कि जो x है वो यहां वेरिएबल है, ये जो बेस में है। समझ में आएगा? ऐसी शक्ल का एक्सपोनेंट वाला भी आएगा, ठीक है ना? लेकिन वहां कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं 3-4 बार इस चीज को बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो x है ये आपका वेरिएबल है यहां पे, और वेरिएबल कहां बैठा हुआ है? बेस में बैठा हुआ है। समझ में आएगा? नॉट इन एक्सपोनेंट, वो आगे चल के देखेंगे। तो x अप्रोचिंग a पे ये a की पावर n माइनस a की पावर n 0 हो गया, और इधर a माइनस a 0 हो गया। कभी भी अगर आपको लग रहा हो, समझना ध्यान से, कभी भी अगर आपको लग रहा हो, ठीक है ना, कि हमको सिंप्लीफिकेशन का तरीका नहीं सूझ रहा है, तो हम एक काम, अभी मैं इसीलिए लॉपिटल एक्सपेंशन पे तो आ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन किया भी हमने, लेकिन हम लोग लॉपिटल इन सब पे इसलिए हम अभी डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जो लॉपिटल से करोगे तो वो इन बहुत सारे टाइम डिफरेंशिएशन मांगेगा।
समझना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लॉपिटल इज द बेस्ट वे, ठीक है, वो आगे चल के भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा आपके साथ कि विच वन इज द बेस्ट वे, विच इज नॉट द बेस्ट वे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बोलूंगा कि लॉपिटल ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस्ट वे ही हो। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए बेस्ट वे हो सकता है, समझ में आएगा, लेकिन हर सवाल के लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत बार डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, मतलब हो सकता है मेनी टाइम्स। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि आपको तरीका सिंप्लीफाई करने का आना चाहिए। अगर आपको तरीका आता है सिंप्लीफाई करने का, देन आपके पास कोई भी सवाल पड़ा हो, वो लॉपिटल से, सिंप्लीफिकेशन से, एक्सपेंशन से, किसी ना किसी तरीके से आप सॉल्व कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो यहां मैं क्या बतला रहा हूं कि हियर यू पुट x इक्वल टू a प्लस टी, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू a प्लस टी। तो यहां से आ जाएगा लिमिट x अगर a की तरफ जा रहा है बच्चों, x कहां जा रहा है, a की तरफ, तो t किधर जा रहा है, 0 की तरफ, t कहां जा रहा है, 0 की तरफ। और ये क्या बनेगा, a प्लस टी की पावर n माइनस a की पावर n, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस टी माइनस a। तो ये a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसको आप चाहिए तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट इज लिमिट t इज अप्रोचिंग 0, और यहां पे nc0 a की पावर n। अगर लग रहा है कि सर वो n इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो आप a बाहर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, a बाहर, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो a जैसे ही बाहर निकालोगे, यहां पे a की पावर n कॉमन आ जाएगा, और फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर आएगा nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू टी एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस a की पावर n, और नीचे क्या आएगा, t। अब ध्यान से देखिए, a की पावर n गया, इसके आगे जितने भी टर्म्स होंगे, यहां पे जैसे t की पावर 0 था, यहां t की पावर 1 है, इसके आगे में टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 4 ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। आप ऊपर से एक t बाहर निकाल लीजिए और नीचे से एक t कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म होगा जो फ्री फ्रॉम t होगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, इसके आगे के टर्म्स में भी t होंगे और t के हायर पावर्स होंगे, नीचे t है तो एक t कॉमन निकालिएगा, तो अपने आप ये लिमिट किसके बराबर दिख जाएगा, n a की पावर n माइनस 1। जिन भी बच्चों के दिमाग में संदेह आ रहा है कि सर अगर n इंटीजर नहीं हुआ तो इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल सही संदेह है। उस केस में मैंने क्या बोला कि क्या कर सकते हैं आप, a इससे कॉमन निकालिएगा, तो 1 प्लस टी अपॉन a की पावर n हो जाएगा, उसका फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिएगा। समझ में आएगा। तो इस चीज को हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। एक सवाल लिख रहा हूं और इसी के साथ अपन इस चीज को यहां पे स्टॉप करेंगे, होमवर्क के साथ लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर 1/2, cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर 1/2 अपॉन साइन स्क्वायर x। इसको आप सॉल्व करके रखिएगा। होमवर्क में डीपीपी 4 आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। डीपीपी 4 अभी अपलोड हो जाएगा, डीपीपी 4 होमवर्क होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अगली क्लास में डिस्कस होगा वो डीपीपी 3 होगा। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि डिस्कशन में डीपीपी 3 डिस्कशन होगा और डीपीपी 4 आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था, डीपीपी का जो नंबर था, बट मेरे ख्याल से बच्चे समझदार हैं तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को कीजिएगा। शीट में अगर थोड़ा बहुत आगे जाना चाहते हो तो जाओ, अदरवाइज चाहो तो रोक सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ अपन यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, बिल्कुल अपन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनिल पिपारे जी सॉरी के लिए नहीं कहा था, मैंने बस ये समझाने की कोशिश की थी कि एवरीथिंग इन अ क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टार्टिंग में टीचर आपको बतलाता भी है कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। टीचर का प्रेजेंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल और मिलते हैं। हाँ, आज 1 घंटा एक्सटेंड कर लो, अभी अगली क्लास भी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, और अपना अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।